जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से आ रही खबर के साथ, जहां वासेपुर में फिर एक बार फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। वासेपुर के डॉन कहे जाने वाले फहीम खान के छोटे भाई नसीम उर्फ शानू खान पर गोली चलाई गई। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भूली रोड मोड़ वासेपुर मदीना डेंटल क्लिनिक के पास ये फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद बाइक पर सवार अपराधी फरार हो गए, जबकि नसीम खान बाल बाल बच गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि बाइक से फायरिंग के दौरान पिस्टल पकड़ा अपराधी गिर गया था। इसी दौरान नसीम के हाथ अपराधी की उठापटक भी हुई, जिसके बाद अपराधी फरार हो गया। अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वासेपुर में कमर मखदूमी रोड निवासी नसीम खान के ऊपर कुछ अपराध कर्मियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। उसके आलोक में हम लोग अभी तत्काल छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि घटना में कौन कौन संलिप्त है। इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धनबाद के वासेपुर में फिर से फायरिंग की घटना हुई है। वासेपुर के डॉन कहे जाने वाले फहीम खान के छोटे भाई नसीम उर्फ शानू खान पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। इस घटना में बाल बाल नसीम बच गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने कहा कि वासेपुर में फायरिंग की घटना हुई है और अभी प्रारंभिक जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ और भी कहा जा सकता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रामगढ़ पुलिस ने होटल संचालक के घर में 50 लाख की चोरी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में शातिर रेस्टोरेंट के पूर्व स्टाफ को मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट संचालक संजीव चड्डा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए रांची गए थे। तभी उनके घर में 29 नवंबर को आकाश धनक ने 20 लाख कैश और 30 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी करने वाले शख्स की पहचान की गई और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रांची डीसी ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आम लोगों की शिकायत का समाधान होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया गया है। सोमवार 2 दिसंबर से इस पर काम होने लगेगा। 24 घंटे और 7 दिन एक्टिव रहेगा ये नंबर। किसी भी शिकायत को डीसी को जानकारी दी जा सकती है इस नंबर के जरिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहने वाला एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है और किसी भी तरह की शिकायत इस पर की जा सकती है। झारखंड विधानसभा के तमाम दावों के बाद भी कमल मुरझा गया। आजसू के साथ गठजोड़ में उतरी बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। रांची बीजेपी ऑफिस में 2 दिन तक राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने हार की वजहों की समीक्षा की और गहन मंथन के बाद नेताओं कार्यकर्ताओं को नए सिरे से जुट जाने के लिए प्रेरित भी किया। झारखंड चुनाव में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिल सकी। झारखंड में कमल क्यों मुरझाया? बड़े बड़े नेताओं की रैली, धुआंधार चुनाव प्रचार और सघन जनसंपर्क के बाद भी नतीजे क्यों विपरीत आए? इस पर मंथन के लिए बीजेपी के तमाम नेता जुटे। रांची बीजेपी ऑफिस में 2 दिन तक हुई मंथन में हार की वजहों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश नेतृत्व से लेकर निचले स्तर तक के नेताओं के साथ चुनाव में हारे उम्मीदवारों से भी चर्चा की। साथ ही आगे की रणनीति बनाने पर भी गहन मंथन हुआ। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के चुनाव में उतरी। बाकी हमें पराजय मिली, उसके कई कारण होते हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं। सरकार की कई घोषणाएं योजनाएं थी, जेएलकेएम का भी एक विषय था। ऐसे कई चीजें होती हैं। पार्टी एकजुट होकर के लड़ी, पूरी ताकत से लड़ी। सभी लोगों ने प्रयास में कोई कमी नहीं किया। चुनाव में एनडीए की हार के लिए मुख्य रूप से 3 वजह जिम्मेदार मानी जा रही हैं। इनमें मैया सम्मान योजना, भीतरघात और जेएलकेएम का वोट काटना शामिल है। बात करें एनडीए के हार के पीछे के फैक्टर की, तो इस मामले पर बीजेपी और आजसू ने अपने अपने जवाब दिए। आजसू की ओर से चुनाव में कमजोर प्रदर्शन ने एनडीए का सपना चकनाचूर कर दिया। इसी को लेकर 3M को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 3M यानी महिला, मुस्लिम और महतो।
इसी के साथ भीतरघात और जेएलकेएम की ओर से कुर्मी समाज के वोट पर चलाई गई कैची का असर रहा। चुनाव में बीजेपी कहां, क्यों और कैसे चूक गई, संगठन की कहां कमी रह गई, सरकार की योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ा, सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाई गई और सदस्यता अभियान के साथ नए सिरे से संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की गई। अब देखना होगा कि 24 की हार को भूलकर बीजेपी प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करती है ताकि आगे की राह आसान हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, रांची के बाद अब दिल्ली में मंथन होगा, बीजेपी की बैठक होगी। 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे और हार की समीक्षा करेंगे। बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बैठक में विधायक दल के नेता भी शामिल होंगे और चर्चा होगी उस पर भी कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और बीजेपी में चुनावी हार पर जारी मंथन को लेकर सत्ता पक्ष ने निशाना साधा है। जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी के लोग अब मान चुके हैं कि राज्य सरकार की योजना और काम जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि परीक्षा फेल होने पर समीक्षा कर रहे हैं, ऐसी समीक्षा से कुछ नहीं होने वाला। हो रही थी, उन लोगों ने भी माना कि सरकार की योजनाएं प्रभावी रही और आज जो इंडिया गठबंधन के लोग प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, उसमें सरकार की योजना और इंडिया गठबंधन की रणनीति काम आई है। जो विषय है ही नहीं इस राज्य में, उस विषय को उठा के चुनाव में गए थे तो जनता ने आपको नकार दी। और मंथन तो भाई उनकी अंदरूनी मामला है, तो वो अपना मंथन करें, लेकिन हारे हुए लोग का मंथन क्या होता है? हारे हुए लोग जो होते हैं वो समीक्षा करते हैं, उस परीक्षा से फेल लोग समीक्षा कर रहे हैं। और झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आक्रामक तेवर का बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। सत्ता में वापसी का उसका ख्वाब अधूरा रह गया। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मुखर रहे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा छोड़ने वाली नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही हार मिली है, लेकिन बीजेपी अपने मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ को चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोरे में बंद कर बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये मिलकर ये आंदोलन करता रहेगा और हम अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे सड़क से लेकर संसद तक, और किसी कीमत पर यहां एनआरसी लागू करवाएंगे। देवघर में बीजेपी को भले ही हार मिली हो, लेकिन विकास के एजेंडे पर सांसद का काम आगे भी जारी रहेगा। निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर झारखंड सरकार ने विकास के काम में बाधा नहीं डाली तो कई योजनाएं धरातल पर उतरती दिखेंगी। बांग्लादेशी घुसपैठिया और आदिवासी को बचाने का मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर है। उसी तरह मोदी की गारंटी और गोड्डा लोकसभा का विकास या इसका डेवलपमेंट, इसका जीत हार से कोई लेना देना नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड चुनाव में नहीं चल पाया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही। गोड्डा सांसद के तेवर, चंपाई सोरेन का जनवरी से शुरू होने वाला अभियान और लोगों को लामबंद करने की कोशिश बीजेपी की भविष्य की राजनीति की ओर काफी कुछ इशारा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सरकार से मिल रही तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी सरकारी विद्यालयों के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। खबर गढ़वा के बरवाहडीह उत्क्रमिक उच्च विद्यालय की है, जहां बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि साल 2015-16 में स्कूल को उत्क्रमिक उच्च विद्यालय का दर्जा मिलने के बावजूद भी अभी तक बेंच डेस्क नहीं मिल पाई,
जिससे बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। बैठते बैठते पैर दर्द करने लगता है और पंखा नहीं है, गर्मी के दिन में बहुत गर्मी लगता है, लाइट नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है, हम लोग को खेलने में बहुत दिक्कत है। नहीं रहने के कारण बहुत ही परेशान है हम लोग। नीचे बैठ के पढ़ते हैं। कब से नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी तो बेंचे में जौन क्लास में जा रहे हैं क्लास में बेंचे नहीं है। बेंच नहीं है। आप कोई दिक्कत? पंखा नहीं है। अभी मामला संज्ञान में आया है। हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि बच्चों को सारी सुविधा मिले ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेंच डेस्क उनको उपलब्ध करा दिया जाए। रांची में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रांची नगर निगम ने गेल के साथ तकरीबन 8 एकड़ में सीएनजी प्लांट बनाया है। इस प्लांट में रॉ मटेरियल के रूप में गीले कचरे की जरूरत होती है। 150 मीट्रिक टन कचरे से हर दिन 5000 किलो सीएनजी तैयार होती है। हर दिन 25 टन ऑर्गेनिक खाद भी बनाया जाता था, लेकिन ये प्लांट अपनी पुरानी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से सही मात्रा में कचरा नहीं मिलना। अभी निगम 15 से 20 टन ही कचरा मुहैया करा पा रहा है। नई एजेंसी की ओर से कचरा उठाव शुरू करने के बाद हालात में सुधार होने की उम्मीद है। फुल कैपेसिटी पे चलने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट करीब 50 से 60 एमटी डेली का है। वर्तमान में हम लोग जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं अभी वो गेल को उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए एजेंसी यहाँ पर चयनित हुई है और एक बार वो अपना कार्य शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी आएगी। पहले हम लोग को घर घर जा करके मोहल्ले मोहल्ले में लोगों के साथ बैठक करके ये व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को प्रशिक्षित करनी चाहिए कि आप गीला अलग रखें, सूखा अलग रखें। अगर संभव हो तो रखने का बर्तन भी हम लोग उपलब्ध रांची नगर निगम के माध्यम से किया जाए, जिससे कि लोग अलग अलग रखेंगे। निश्चित रूप से जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो लोग अलग रखेंगे। अब प्लांट भी चल पड़ेगा, शहर भी साफ और सुंदर होगा। अब पाकुड़ में पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के पाकुड़िया, महेशपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाएं घटी। हाल ही में धान कारोबारी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने गंभीरता से लिया। एसआईटी टीम का गठन करते हुए मामले की जांच की और सभी अपराधियों को जिले के अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही, जांच कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3-3 बार जेल जा चुके हैं अलग अलग घटनाओं में, और पहले भी ये कहीं ना कहीं किसी माइंस वाले को, किसी क्रशर वाले को डरा धमका करके पैसा वसूलने का काम किए। हालांकि किसी के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं कराया गया था। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और सभी पूरे गिरोह को सरगना सहित हम लोग पूरे मेंबर्स को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। धनबाद में एक बार फिर अवैध कोयला की तस्करी का मामला सामने आया। गुप्त सूचना के आधार पर बरवाहा अड्डा पुलिस ने जंगल में बनाए गए अवैध कोयला डिपो में छापेमारी की। पुलिस ने कशियाटांड में चल रहे अवैध कोयला डिपो पर छापेमारी कर लगभग 50 टन अवैध कोयला जब्त किया। छापेमारी की भनक पड़ते ही सभी तस्कर मौके से फरार हो गए। कशियाटांड जंगल में जो है वो कुछ अवैध कोयला जो है डांप किया गया है। इस सूचना को पाकर वरीय को सूचना देते हुए जो हम लोग हैं एक टीम का गठन की और टीम गठन करके हम लोग जो है जंगल गए कशियाटांड, जहाँ एक अज्ञात जगह में अज्ञात लोगों के द्वारा जो है लगभग 40 से 50 टन के बीच कोयला को डंप किया गया था। चाईबासा में कोल्हान स्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। आदिवासी विकास समिति धूमकुड़िया और टाटा स्टील के सहयोग से इसे आयोजित किया गया। गोकुलधाम सेन टोला में आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चाईबासा के विधायक दीपक बरुआ ने सम्मानित किया है। उन्होंने ऐसे आयोजन की तारीफ की और इससे बच्चों के आत्मविश्वास और तार्किक जानकारी बढ़ने की उम्मीद भी जताई। जानते हैं कि निरंतर प्रयास से ही आपको सफलता मिल सकती है और उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। और एक स्टूडेंट को खास करके अनुशासित रहना और शरीर को स्वस्थ रखना, मन को बहुत मतलब शांति ढंग से रखना, तभी जाकर के आप कोई चीज़ में कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी मामले पर, तभी जाके आप उसका सही हल ढूंढ सकते हैं, उसका परिणाम पा सकते हैं।
और हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले रेलवे कर्मचारी यूनियन चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई। भारतीय रेलवे ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मियों की मांगों को लेकर मुखर रहने वाले संगठन का चुनाव होने वाला है, जिसमें देश भर के 16 जोन समेत मुख्यालय के 4 जोन भाग लेंगे, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के रूप में काम करने वाले कर्मी मतदाता होते हैं। का वेरिफिकेशन होता है किस ट्रेड यूनियन का 35% अगर उसका मेंबरशिप मिलता है गुप्त मतदान के द्वारा, तो उसको उस संगठन को मान्यता दी जाती है। मान्यता का मतलब होता है कि वह पीएनएम या अन्य फोरम में रेल मजदूर के समस्याओं को लेकर के वो मीटिंग में बैठेंगे और उनका निदान निकालेंगे। 10 जोन को जीत के आएंगे, उसमें से जो 10 जोन जीतेगा उसकी मान्यता हमारे एनएफआईआर में मिलेगी, फेडरेशन में मिलेगी, दिल्ली बोर्ड में मिलेगी। और इसमें ऑल ग्रुप सी एंड डी जो भी हमारे भारतीय रेल में ग्रुप सी एंड डी स्टाफ है वो मतदान के अधिकारी हैं। और बोकारो से 5 बार विधायक रहे दिवंगत समरेश सिंह को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस मौके पर शासकीय रविंद्र भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में समरेश सिंह के दोनों बेटे संग्राम सिंह और सिद्धार्थ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। में जैसे लोग उमड़े हैं उससे पता चलता है कि दादा के प्रति अभी बोकारो में कितना प्यार है। बोकारो 4 धनबाद से लोग आए हुए हैं। सबका एक ही कहना है कि दादा का नाम हम लोग सब मिलके आगे बढ़ाएं और प्रयास रहेगा कि दादा के दिखाए हुए पंचिन्हों पे हम लोग चले। मैं बस इतना ही कहूँगा कि माँ और पिताजी का आशीर्वाद चंदन क्यारी और बोकारो वासियों पे सदा बने रहे और उनके कहे हुए बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उनके जो भी काम अधूरे हैं और उनका जो भी सपना था उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बस इतना प्रार्थना करते हैं कि सबको मिल के प्यार मोहब्बत से लेके चलना है। यही हम लोग ने अपने पूरे जीवन में सीखा है, उसको आगे ले चलना। पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन ने हजारीबाग के शहीद स्मारक के पास सीआरपीएफ में सेवा पूरी करके लौटे रिटायर्ड जवान को सम्मानित किया। जवान भुवनेश्वर राम की फूलमाला पहनाकर हौसला अफजाई की गई और उनका भव्य स्वागत किया गया। जवान ने अपने घर की वापसी पर खुशी जाहिर की। खुशी का माहौल है कि आदमी जवानी में जाता है और बुढ़ापे में घर को आता है। वो भी हमें जो भी फोर्स में जो लोग रहता है, किसी को उम्मीद नहीं होता है कि क्या मैं सही कसूर अपने घर सकुशल पूर्वक पहुंच सकते हैं या नहीं। तो हमने वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि कई लड़ाइयां हम लोगों ने लड़ी और लड़ करके सकुशल परिवार के साथ मिल रहे हैं। इतना हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि शायद मैं अपनी खुशी और अधिक बयां हम नहीं कर पाएंगे। कि जो बंदे वहाँ से रिटायर्ड होकर के आते हैं उनको फिर से पुनः ऐसा महसूस नहीं होनी चाहिए कि मेरा घर तो छूट गया। वहाँ पर यहाँ पर वैसे ही घर बना करके रखे हैं और हर एक सेवानिवृत्त होने वालों का ये नॉर्मल रूटीन है हम लोगों का। और वही रूटीन के तहत जो है साहब को भी सम्मानित किए हैं। और हमारा प्रयास रहता है एज ए प्रदेश अध्यक्ष की दूसरे जो सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं उनके चेहरे पर स्माइली लाना, ठीक है, मुस्कुराहट लाना। और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया, जहां 61 दिनों तक चले कड़े प्रशिक्षण के बाद गढ़वा जिले के 388 गृह रक्षकों ने मार्च पास्ट किया और अब ये गृह रक्षक अपने गृह जिला गढ़वा में सेवा देंगे। बतौर मुख्य अतिथि डीसी नैन्सी सहाय ने परेड का निरीक्षण किया। और इनके द्वारा गृह रक्षा वाहिनी हमारा प्रशिक्षण केंद्र आज यहाँ 388 कुल होमगार्ड्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट की। कुल 63 दिन का ये प्रशिक्षण था और ये सभी गढ़वा ज़िले के हैं।
ये कुल 388 लोग अब ट्रेन हो चुके हैं और अब ये होमगार्ड के विभिन्न अंतर्गत आते हैं। सभी ने बहुत मेहनत की और बहुत कम समय में प्रशिक्षकों ने यहाँ पे बहुत अच्छे उनको ट्रेनिंग दी। उसी का आज पारण परेड था, पासिंग ऑफ परेड था। 63 डेज़ का जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग राइफल, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण और जो भी संबंधित इसका प्रशिक्षण रहता है वो दिया जाता है। JPA, जैप, विभिन्न संस्थानों से ट्रेनर्स को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं और अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि इनको प्रभावी गृहरक्षक बनाया जा सके जो देश के हर काम में मदद कर सके। और दुमका के नकटी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में झारखंड होमगार्ड्स की पासिंग आउट परेड हुई। गढ़वा के 408 नव नामांकित गृहरक्षक 63 दिन के बुनियादी प्रशिक्षण के बाद इसमें शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दुमका DC और DFO मौजूद रहे। परेड के दौरान होमगार्ड्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले गृहरक्षकों को प्रशस्ति पत्र और सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। बुनियादी प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद आज पारण परेड हुआ, जिसमें 300 महिला प्रशिक्षु तथा 108 पुरुष प्रशिक्षु उपस्थित थे। तो प्रशिक्षण के दौरान इन्हें हथियार के साथ और बगैर हथियार के भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार का ट्रेनिंग दिया जाता है, फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।